दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वोडाफोन आइडिया का शेयर्स जो है काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है। जो दिख रहा है हमको कि कल जो है अगर शेयर्स काफ़ी ऊपर गया था और 5 दिन के अंदर में तो 7.68% तक ऊपर गया है। एक महीने में 23.53% तक ऊपर गया है। तो इसका मतलब जो है हमारे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि कुछ होने वाला है वोडाफोन आइडिया का। और आज जो है वो शेयर फिर वोलेटाइल है। पहले तो वो काफ़ी ऊपर ऊपर खुला था, फिर नीचे गया के फिर ऊपर की तरफ जाए, तो अभी वो करीब लगभग 1.84% नीचे है। अब दोस्तों मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? तो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारी खबरें आती हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर में, जिससे कि जो निवेशक हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि खबरों के पीछे की खबर बताना, जिससे कि लोग जो है कंफ्यूज ना हो और उनको रियलिटी पता चले। क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि फ्लोट करती रहती है, जो कि बताती रहती है कि वोडाफोन आइडिया का ये हो रहा है, वो हो रहा है, और पीपल गेट कंफ्यूज एंड दैट्स व्हाई द शेयर बिकम्स टू वोलेटाइल। सो जस्ट टू क्लियर, मतलब डाउट्स क्लियर करना, रियल इंफॉर्मेशन देना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल का। ये नहीं कि स्पेकुलेट करना। और सिंस मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इस मीडियम के थ्रू शेयर को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे जो दर्शक हैं उनको अच्छे से बात मालूम है। तो दोस्तों आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में। क्या? क्योंकि डीओटी ने एक नया क्लेम डाला था वोडाफोन आइडिया के ऊपर में 9,450 करोड़ का, और डीओटी इसको डिफेंड कर रहा है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अगर ये जजमेंट देखे सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें डीओटी का प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो उनके मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का पार्ट था, ये उनका मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। डीओटी का मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन एनेक्स्चर A5, उसमें उन्होंने प्रिलिमिनरी असेसमेंट का अमाउंट डाला हुआ था, और इसमें जो अमाउंट वोडाफोन आइडिया के लिए तय हुआ था वो था 58,254 करोड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट का 2020 के जजमेंट में, सितंबर के जजमेंट में वैसे के वैसे ही लिस्ट आउट हो गया। और ये जो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज कर दिया, बिकॉज कई बार मैं बता चुका हूं, अगर ये जजमेंट के एंड में जाएंगे तो वहां देखेंगे ये सितंबर 1 2020 का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर शेल नॉट बी एनी रीअसेसमेंट, और ये अमाउंट जो डीओटी ने डाला है वो फाइनल है। अब दोस्तों जब ये फाइनल है तो डीओटी ने क्यों जो है एक एडिशनल डिमांड डाला 9,450 करोड़ का, और डीओटी इसको डिफेंड कैसे कर सकती है? और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में समझाया था कि चांसेस ये जो हैं कि डीओटी जो है इसको डिफेंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2016-17 तक का डिमांड जो है वो फाइनल है। वो कैसे बता रहा हूं? क्योंकि अगर इस पूरे टेबल के कैविएट में जाएंगे, जो कि उनका मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन था डीओटी का, उसमें लिखा है कि टोटल डिमांड हैज बीन कैलकुलेटेड जनरली अप टू FY 16-17, and then it says that all dues are subject to further revision to departmental assessment, CAG audit, special audits, etc. अब दो इसमें कैवियट डाला हुआ है, पर इस कैवियट को सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है, मतलब इग्नोर कर दिया। मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर कर दिया? क्योंकि अगर आप दोबारा उस डॉक्यूमेंट में जाएंगे प्रिलिमिनरी असेसमेंट में, और अगर मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता हूं, तो अगर देखें ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिस्ट आउट किया है। एक्चुअली दे आर कोटिंग देयर जजमेंट ऑर्डर डेटेड, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑर्डर, 20/7/2020। मतलब ये ऑर्डर जो है 1 सितंबर 2020 का था, पर उनके पहले उन्होंने एक ऑर्डर दिया था 20 जुलाई 2020 को, और उसका एक्सट्रैक्ट जो है उन्होंने इस जजमेंट में, जो कि 1 सितंबर 2020 के जजमेंट में डाला है। और इसमें उन्होंने डीओटी के कैवियट्स तो जरूर डाल दिए हैं, पर उन्होंने कहा है कि भैया हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? अगर आप देखें इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ जजमेंट में जाएंगे, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग again an attempt was made to wriggle out of the judgment order which we have passed by this court in the guise of reassessment and calculation, that is not permissible। and उन्होंने ये भी ड्यूटी का जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है उसमें लिखा है कि कैलकुलेशन विच हैज बीन गिवन एंड द अमाउंट रिकवरेबल इन द पेज 180-81 of the modification application of CA so and so of 2015 has to be taken as final account। कौन सा मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन? जो इसकी बात कर रहा हूं मैं। और ये पेज जो है, कौन सा पेज है? ये शायद वही पेज है, देखिए वही पेज है 180 वाला, देखिए 180 नंबर, देखिए 180, और 180 से लेकर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया, देखिए
180 से लेकर 181। कौन सा 180 से लेकर 181 क्या है? ये देखिए 180 से लेकर 181, जो कि दो टेबल है, और ये बहुत स्पेसिफिकली बताया उन्होंने, ये दोनों टेबल, और ये बोला है उन्होंने कि ये फाइनल अमाउंट है एंड देयर शैल नॉट बी एनी डिस्प्यूट रेज्ड अबाउट इट, नो रिकैलकुलेशन, री सेल्फ असेसमेंट बी कैन बी अंडरटेकन, विच मीन्स ये फाइनल हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उस मुद्दे पे आते हैं, उन दोनों क्वेश्चंस में आते हैं, क्या ये डीओटी जो है, ये जो एडिशनल डिमांड ऑफ 9,500 करोड़ जो उन्होंने फाइल किया है, जिसमें उनको डिफेंड कर रहे हैं, क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट है कि भाई किसी तरह से कोर्ट को इन्वॉल्व कर लो और कोर्ट से रिजोल्यूशन कर लो? तो पहला क्वेश्चन का मैं आंसर अभी दे दूंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी हम एनालाइज करेंगे। वो क्या कि डीओटी कैसे डिफेंड कर रही है, और क्या डीओटी ने पहले कोई दूसरा स्टैंड लिया था, और ये जो नए असेसमेंट आते रहते हैं ये कौन करता रहता है असेसमेंट? क्योंकि अगर आप देखें ये जो अपना इसमें इसके पूरे का पूरा मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जिसमें टेबल उन्होंने चिपकाया हुआ है, वहां पे उन्होंने क्या लिखा है कि ऑल ड्यूज आर सब्जेक्ट टू रिवीजन ड्यू टू डिपार्टमेंटल असेसमेंट, कैग ऑडिट्स, स्पेशल ऑडिट्स, कोर्ट केसेस। नाउ डिपार्टमेंट असेसमेंट तो वो करेंगे नहीं, जहां तक मेरे को लगता है कि वो डिपार्टमेंट असेसमेंट शायद नहीं कर रहे होंगे। कैग ऑडिट जरूर हो सकता है, तो कैग जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर सकता है। तो हम इस मुद्दे को जड़ से समझेंगे। क्या डीओटी ने कोई गाइडलाइंस इशू किया था कैग को जब कैग अपना ऑडिट कर रही थी, और उस गाइडलाइन में डीओटी ने क्या लिखा था? तो दो मुद्दे हैं, दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो अमाउंट है 9,450 करोड़ का, और जो डीओटी इसको डिफेंड कर रही है, क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो लोग कह रहे हैं कि डीओटी किसी तरह से कोर्ट को इन्वॉल्व करके मैटर को क्लोज करना चाहती है, क्या ये ऐसा है? और दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो असेसमेंट हो रहा है जिसमें कैग इन्वॉल्व है, मोस्टली कैग इन्वॉल्व होगा, कैग का ऑडिट होगा, डीओटी ने क्या कोई गाइडलाइन इशू किया था कैग को जब वो असेसमेंट कर रहे थे, और उनका क्या स्टैंड था उस गाइडलाइन में? तो दोनों मुद्दों को समझेंगे, बिकॉज इससे ये जो केस है जो कि अभी सुना जाएगा, कब सुना जाएगा? सितंबर 19 को सुना जाएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मेरे जो दर्शक हैं जो कि काफी कंफ्यूज्ड हैं और शेयर को इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन को दूर कर लें, क्योंकि फैक्ट्स पे बात करेंगे हम, और ये फैक्ट्स मैं डिग करके लेके आता हूँ, बड़ा मुश्किल से लेके मिलते हैं मेरे को ये फैक्ट्स। तो पहला तो पॉइंट ये है कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? नो, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर आप वीआई के एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे, और मैं आपको एनुअल रिपोर्ट को दिखाता हूं, ये कौन सा एनुअल रिपोर्ट है? ये FY23 का एनुअल रिपोर्ट है, एंड ऑफ FY23। उसमें ये अमाउंट 8,800 8,837 करोड़, ये अमाउंट ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब अगर देखें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डीओटी, ये वोडाफोन आइडिया कह रहा है और अपने एक्सेप्टेंस में कह रहा है कि एजीआर का जो मोरेटोरियम मिला था उसका एक्सेप्टेंस दिया होगा उन्होंने, तो उसमें वो कह रहा है कि अगर आप पूरा पढ़ें, ऑन June 29, 2022 कंपनी कन्वेड इज एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफर्ड पेमेंट ऑफ एजीआर रिलेटेड ड्यूज टिल फाइनेंशियल ईयर FY19। द अबव मेंशन लेटर, जो कि वो एक्सेप्टेंस का लेटर है, ऑफ एडिशनल एजीआर ड्यूज अमाउंटिंग टू लगभग 9,000 करोड़ का, इंक्लूडिंग अमाउंट्स ऑफ पीरियड ऑफ FY16-17, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज कर दिया, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एफिडेविट सबमिटेड टू सुप्रीम कोर्ट बाय डीओटी। डीओटी ने जो सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट साइड किया था, जो कि उनके मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन थे, जो आपको मैंने दिखाया था, DOT has mentioned that these are subject to further correction on account of disposal of various representations submitted by the committee, outcome of this pending litigation etc. उन्होंने जो कैविएट दिया था, जो मैं आपको बता रहा था, ये जो कैविएट है, all dues are subjected to this, right? तो उनको मेंशन किया है उन्होंने, वोडाफोन आइडिया ने अपने एनुअल रिपोर्ट में, और कहा है कि फाइनल अमाउंट विल बी डिटरमाइंड ऑन बाय 31 दिसंबर 2025। वो ऑलरेडी आ रहा है, उसी में उन्होंने डिफाइन किया है, एंड शैल बी पेड इन 6 इंस्टॉलमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ लिखा है। इसका मतलब ये पहले से ही चल रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। डीओटी ऑलरेडी इशू करे चले जा रहा है डिमांड, राइट? तो पहले से चल रहा है, तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि डीओटी ने इसको डिमांड को अभी जो उन्होंने रेज किया है, क्योंकि उनको करना था दिसंबर 31, 2025 तक का, 31 दिसंबर 2025, जो वोडाफोन आइडिया ने अपने एनुअल रिपोर्ट में लिखा है,
तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही नहीं है कि ये कोर्ट को जबरदस्ती इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है इस वीडियो में मैं आपको एम्फसाइज करना चाहता हूं कि इन जनरल ये सी चीजें जो हैं, जब लाइसेंस फी का जो असेसमेंट होता है उससे कई सरकार को लॉस तो नहीं हो रहा है, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए कैग जो है अपना डेली ऑडिट करती रहती है, हमेशा पीरियोडिक ऑडिट करती रहती है, तो उसको कोई रोक नहीं सकते। पर डीओटी जो है लेटर्स इशू कर सकता है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे सकता है कैग को कि किस तरह से ऑडिट करना है। तो दोस्तों फिर मैंने क्या किया, बड़ी मुश्किल से कैग के वेबसाइट से मेरे को ये डॉक्यूमेंट मिला, और ये डॉक्यूमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये है कॉम्पेंडियम है कैग का, जिसके अंदर में अगर आप देखें ये लिंक में जाएंगे, और ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो है डीओटी का लेटर है कैग को, ये देखिए 23 मार्च 2021 का लेटर है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये उससे मतलब मोरेटोरियम के पहले का लेटर है, और तब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपको याद होगा 1 सितंबर 2020 का जजमेंट था। तो क्या है इसका सब्जेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीओटी गाइडलाइंस क्लैरिफिकेशन टुवर्ड्स डिडक्शन वेरिफिकेशन एक्सरसाइज। कौन कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीसीए। तो सीसीए को एक लेटर लिखा डीओटी ने। अब ये लेटर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ लीजिए इस लेटर को, आपके सामने है। तो इसमें क्या लिखा है, रेफरेंस क्या है, डीओटी इज लेटर नंबर सो एंड सो एंड सीओआई इज लेटर नंबर सो एंड सो ऑफ जनवरी 15 2021 in reference to the verification guideline issued by DOT headquarter undersigned directed to inform that। undersigned कौन, ये जो है ये सज्जन, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि द डीवीआर गाइडलाइंस विच वर इशूड, जो कि कैग को गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरह से वेरिफिकेशन एक्सरसाइज किया जाए, 3 फरवरी 2020 in order to bring clarity and uniformity in the process of verification। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DOT with the approval of Union Cabinet filed a modification application before Supreme Court, जो बता रहे हैं वो, है ना, wherein certain dues of the TSPs were annexed in the miscellaneous application। The Honorable Supreme Court by their order dated 18 मार्च 2020 को कहा कि no exercise of self assessment to be done and the dues which are placed before us, जो कि आपको मैंने दिखाया था, ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का जो ड्यूज है, ये वाला पेज नंबर 180 जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डाला हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जिसको देख लीजिए। ये ड्यूटी का खुद का लेटर है, इसलिए मेरे को समझ नहीं आता कि डीओटी अपना लेटर तो लिख देती है फिर डिफेंड करती रहती है, पता नहीं कैसे। तो इसमें देखिए, तो विद अप्रूव, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई रीअसेसमेंट नहीं हो सकता, एंड द ड्यूज विच वर प्लेस्ड बिफोर अस, मतलब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जो पेज नंबर 180 एंड 181 है, टू बी पेड एंड वी हैव अफर्म दोज ड्यूज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज एज ऑर्डर्ड इन द जजमेंट। उसके बाद एक और ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ने अपने जजमेंट में कोट किया है। कौन सा ऑर्डर, ये देखिए, ये वाला ऑर्डर, इसमें 27/2020 का। तो इसको उन्होंने अपने जजमेंट में ये चीज उन्होंने लिखा हुआ है, इसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और इसके अंदर लिखा है कि फाइनल अमाउंट है, और उन्हें पेज नंबर कोट किया है यहाँ पे, है ना। तो यही उनको ये बोल रहे हैं कि subsequently on the order dated further the calculations which has been given and the amount to be recovered on page 180 and 181 MAD so and so, जो उनका modification application है in CA so and so of 2015, are taken to be final amount and there shall not be any dispute raised about it. No recalculation and self-assessment can be undertaken. Same was reiterated by Honorable Supreme Court judgment on 1 September 2020 में, जो आपको बता रहा था मैं। Therefore, the dues placed before Honorable Supreme Court as Annexure 1 have attained finality through the order dated 18th March 2020, 27 2020 and 1st September 2020, and no exercise of reassessment recalculation to be carried out. However, इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ, however, the guidelines dated 3rd February 2020 may be used for DVR verification for circle years for which dues have not been finalized by the Honorable Supreme Court। अब Honorable Supreme Court ने तो सारे ड्यूज 2016-17 के पहले के फाइनलाइज कर दिए हैं, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें तो उनके ऑर्डर के अंदर में क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे ये 2000, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये वो डीओटी ने अपना कैविएट डाला होता, टोटल डिमांड्स हैव बीन कैलकुलेटेड अप टू FY 16-17, है जी नहीं, तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उन्होंने। तो उसमें क्या कहते हैं कि हाउएवर जो है द डीवीआर गाइडलाइंस डेटेड सो एंड सो मे बी यूज्ड फॉर डीवीआर वेरिफिकेशन
for the year circles and licenses for which dues have not been finalized by Honorable Supreme Court till so and so, and for licenses post FY 16-17। आप समझ गए ना दोस्तों? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर डीओटी कहती है, और डीओटी का इंटरप्रिटेशन ये है कि जो फाइनलाइज नहीं हुआ है बिफोर FY 16-17, उसका ये जो है डिमांड है 9,000, पोर्शन ऑफ द डिमांड इज दैट विच इज 9,000, कहां गया वो, 9,450 करोड़। अब ये कैसे पता करें कि फाइनलाइज नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कैविएट दिया था, देखिए, कि ऑल ड्यूज आर सब्जेक्ट टू फर्दर रिवीजन, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फर्दर रिवीजन के ऊपर में कोई कमेंट तो किया नहीं। तो कैसे ये जो है, और उन्होंने लेटर भी लिखा हुआ है, वो लेटर की कॉपी में आपको दिखा रहा था, ये उन्होंने किसको लिखा है? सीसीए को लिखा है, जो कि ऑडिट करती रहती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दोस लॉसेस टू द गवर्नमेंट। तो उनको लिखा है उन्होंने कि भैया ये तो फाइनल हो गया है, बट अगर कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है तो मोस्टली क्या नहीं फाइनलाइज हुआ है? फाइनल ये नहीं हुआ है कि भाई 2017-18, 2018-19, जो मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि भाई चांसेस यही हैं कि भाई 2017, 18, 18, 19 यही के डिमांड भी डीओटी को मिल सकता है। 2016-17 का किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। और डीओटी ने अपना जो है लेटर, ये जो लेटर है सीसीए को जो उन्होंने लिखा है, इसमें क्लियरली कहा हुआ है। तो किस बेसिस पे डीओटी, ये जो उन्होंने लिखा है कि डीओटी डिफेंड्स, ये किस तरह से डिफेंड कर रही है? मुझे बताइए जरा, ये आपको समझ में आया? भाई मेरे को तो नहीं समझ में आया, क्योंकि लीगल पॉइंट से देखा जाए तो किसी एंगल से समझ में नहीं आता है कि डीओटी कैसे डिफेंड कर रही है। ओनली थिंग, अच्छा एक चीज मैं कहना भूल गया, जो कि मेरे को कहना चाहिए था पहले भी, किसी ने इसको पिकअप नहीं किया। मेरे को लगता है वोडाफोन आइडिया ने भी नहीं पिकअप किया होगा, क्योंकि एम्फोसिस क्या है, जनरली पे है। अगर आप देखिए, टोटल डिमांड्स हैव बीन कैलकुलेटेड जनरली अप टू FY 16 and 17। अब ये जो वर्ड जनरली है, इसके ऊपर में किसी ने एम्फोसिस तो दिया ही नहीं। मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया के लॉयर्स को जनरली पे एम्फोसिस देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें इस इंटरप्रिटेशन को, इस वर्ड को अगर एम्पलीफाई करेंगे तो आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 2017 के बाद 2016-17 के डिमांड भी इंक्लूडेड हैं इस नंबर पे। क्यों नहीं कर सकते आप मुझे बताइए? जनरली का मतलब, अगर जनरली वर्ड नहीं यूज करते तो स्पेसिफिकली यूज करना चाहिए था ना, डीओटी को बोलना चाहिए था ना, ऑल डिमांड्स हैव बीन कैलकुलेटेड अप टू FY 16-17। जनरली क्यों यूज किया उन्होंने वर्ड यहां पे? बताइए आप मेरे को। तो मैं अगर केस फाइट करता, अगर मैं लॉयर होता, तो मैं तो इसमें इस पॉइंट पे एम्फसाइज करता कि मेरे हिसाब से एक भी पैसा देने लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जनरली, इसका मतलब बाकी के डिमांड भी इंक्लूडेड हैं, बाकी के डिमांड के ईयर्स के डिमांड भी यहां पे इंक्लूडेड हैं। तो मैं तो एक पैसा नहीं दूंगा आपको। होना तो ऐसा ही चाहिए दोस्तों, पर शायद नहीं होगा ऐसा। होगा क्या कि ये जो डिमांड है ये 2016-17 तक का फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद के डिमांड, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अपने एनुअल रिपोर्ट में ऑलरेडी स्टैंड ले चुके हैं ना, तो ये स्टैंड चेंज नहीं कर सकते। पर मैं होता तो मैं डेफिनेटली उस वर्ड जनरली को एम्फसाइज करता, क्योंकि यहां पे जनरली बोला हुआ है। ये वर्ड क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं? आपको बोलना चाहिए था कैलकुलेटेड। तो मैं तो मानूंगा कि ये पूरा कैलकुलेट किया होगा आपने क्यों जनरली वर्ड यूज किया? एनीवे दोस्तों, दैट्स ऑल इन माय वीडियो। आई होप दैट कि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा, आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं तो ये कोशिश ये करता हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी ना रहे, कोई जो है मिसगाइड ना कर सके। दोस्तों, यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों।